हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक हैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है थ्रेड्स और प्रोसेस में। साथ के साथ हम थ्रेड्स के मॉडल्स भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जो इसे को सुन करके कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर हर एग्ज़ाम में हर जगह आपसे कम से कम एक बार तो पूछा ही जाता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की, थ्योरी पेपर्स की, तो शायद ही कोई पेपर आज तक बना हो जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं पूछी गई हो। इससे पहले कि हम सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करें, हमें एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा और वो कॉन्सेप्ट है कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो देखिए, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो प्रोसेस है, प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1। जब प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट कर रहा है उस वक्त हमारा प्रोसेस P1 आइडल मोड में है, काम नहीं कर रहा है, वेटिंग स्टेट में है। और इसलिए जब हमें P0 पर इंटरप्ट गया तो P0 को अपनी सारी स्टेट सेव करनी पड़ी अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो प्रोसेस 0 ने अपनी स्टेट को पहले सेव किया अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 प्रोसेस, जो प्रोसेस P1 थी, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लोड किया गया और जब वो लोड हो जाएगा तो प्रोसेस P1 अपना काम शुरू कर देगी। इन बिटवीन आप देखेंगे तो प्रोसेस P0 आपकी होल्ड पर है, आइडल मोड में है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब आपका P1 एग्जीक्यूटिंग मोड में है तो आपका P0 आइडल मोड में है, और जब P0 आइडल मोड में जा रहा है तब आपका P1 एग्जीक्यूटिंग मोड में आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है। और इस ड्यूरेशन में जब आप देखेंगे, जब हम एक प्रोसेस को बार बार सेविंग और रिलोडिंग स्टेट में स्विच करना पड़ता है, तो मेमोरी में प्रोसेस की बार बार स्विचिंग को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये जो हम सेव करते हैं इसे हम बोलते हैं कंटेक्स्ट सेव करना, और इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो दोस्तों कंटेक्स्ट स्विचिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से सीपीयू पर बार बार लोड पड़ता है। इसे हम प्योरली ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को कम करता है और उसका कोई यूज़ नहीं है। जितना ज़्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा उतना ज़्यादा सिस्टम को प्रॉब्लम है। कंटेक्स्ट स्विचिंग एक हद तक, काफ़ी हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग अगर हम जा रहे हैं, हम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बार बार प्रोसेसेस में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन एक हद से बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग आप अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू पर प्योरली ओवरहेड है। तो दोस्तों, जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है सीपीयू शेड्यूलिंग के जो क्राइटेरिया हैं उन्हें समझना। तो दोस्तों, 5 तरह के शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। जब हम बात कर रहे हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की, तो जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि सीपीयू को हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये हमारा हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। जब हम बात करें थ्रूपुट की, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक टाइम यूनिट में कंप्लीट हो रही हैं, एग्जीक्यूट कर पा रही हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। जब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, तो द टाइम when the process comes into the ready queue and leaves the system, प्रोसेस जब रेडी क्यू में लोड हुआ और उसने कब सिस्टम को छोड़ा, उस टाइम को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम हम बोलते हैं उस वक्त को जिस वक्त पे हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रही होती है। रिस्पॉन्स टाइम होता है कि रेडी क्यू में आने के बाद आपके प्रोसेस को पहला सीपीयू रिस्पॉन्स कब मिलता है, उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो दोस्तों, ये हमारे शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं जिनके व्याप पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इन क्राइटेरियाज को चेक करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से एल्गोरिथम हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। सो गाइस, एज पर द डिस्कशन वी हैव डिसाइडेड नाउ कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, थ्रूपुट मैक्सिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमम होना चाहिए। इसी के साथ जब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं तो इन सारे पैरामीटर्स से हमें ये मालूम चलता है कि जो भी एल्गोरिथम आप यूज़ करने वाले हैं, उन एल्गोरिथम में से बेस्ट कौन सा होगा जिसे हमें वहाँ पर यूज़ करना है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे सेट करना है। तो जो सबसे पहली एल्गोरिथम हमारे सामने है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसे हम FCFS भी बोलते हैं। दोस्तों, इस शेड्यूलिंग में हम जो फीफो क्यू यूज़ करते हैं, और साथ के साथ ये जो शेड्यूलिंग है ये हमारी बेस्ट होती है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। ये बेस्ट सूटेबल होती है बैच प्रोसेसिंग के लिए। हम एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं। इन एल्गोरिथम्स में कईयों में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव केस। जब हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की,
इसका मतलब है कि प्रोसेस को सीपीयू पर अलोकेट किए जाने के बाद भी हम रोक सकते हैं शेड्यूलिंग को और दूसरी प्रोसेस को उसके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की, इसका मतलब है कि एक बार अगर सीपीयू असाइन हो गया प्रोसेस को तो आप वापस उससे नहीं छीन सकते जब तक कि उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस पहले आएगा सिस्टम में उसे पहले सीपीयू दिया जाएगा और वो रन करेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ 3 प्रोसेस दी हुई हैं, जिनमें प्रोसेस P1, P2 और P3 उनका नाम है। बर्स्ट टाइम उनका 24, 3 and 3 है। बर्स्ट टाइम का मतलब है कि सीपीयू पर रन करने के लिए उन्हें कितना वक्त चाहिए, उन्हें अपना एक्शन कितनी देर के लिए सीपीयू पर करना है, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। सो गाइस यू कैन चेक इट आउट। हमने जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया तो इसका मतलब होता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो आप देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस P1 आया। देखिए दूसरा असम्पशन जो हम मानते हैं अपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर वो होता है कि ऑल प्रोसेसेस कम्स एट t इक्वल टू 0। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 तीनों की तीनों प्रोसेस t इक्वल टू 0 पर सिस्टम के अंदर अवेलेबल थी। अब तीसरी बात जो माननी है, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास P1 है, हमने मान रखा है कि सारी प्रोसेस एट t इक्वल टू 0 सिस्टम के अंदर थी, तो हम सबसे पहले P1 को शेड्यूल करेंगे। तो हमने P1 को शेड्यूल करने के लिए एक चार्ट यूज़ करते हैं, उस चार्ट को हम बोलते हैं गैंट चार्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, इसे हम बोलते हैं गैंट चार्ट। तो दोस्तों हमने सबसे पहले 0 टाइम इंस्टेंट पर P1 को शेड्यूल किया। उन्होंने बोला कि भाई P1 चलना चाहिए 24 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो हमने 24 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए सीपीयू अलोकेट कर दिया P1 के लिए। देखिए 0 पे शुरू किया और 24 तक चलाया। उसके बाद प्रोसेस आया P2 और उसको चलना था 3 यूनिट, तो हमने 24 पर 3 यूनिट चलाया P2 को, यानी 27 पर जाकर रुक गए। और फिर 3 यूनिट चलना था P3 को, तो हमने 3 यूनिट चलाया P3 को, तो हम 30 पर आ करके रुक गए। तो दोस्तों इस तरह से हमने FCF शेड्यूलिंग को परफॉर्म करते हैं। ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव केस है क्योंकि हम किसी भी प्रोसेस को बीच में नहीं रोक रहे हैं। इसी के साथ जो अगला काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम की कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था, वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जितना देर हमारी प्रोसेस को रेडी क्यू में वेट करना होता है, और टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जितना देर हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में आया और सिस्टम को छोड़ के गया, इसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो वेटिंग टाइम की बात करते हैं। P1 को हमने लिखा वेटिंग टाइम 0 है। क्यों लिखा? क्योंकि P1 0 पर आया था और 0 पर उसे सीपीयू मिल गया तो उसको वेट करना पड़ा 0। P2 का वेटिंग टाइम हमने लिखा 24 का मतलब है कि भाई P2 हमारा आया था 0 पर लेकिन सीपीयू मिला 24 पे, तो इसलिए हमने बोला कि भाई P2 को 24 यूनिट्स वेट करना पड़ा और P3 को 27 यूनिट वेट करना पड़ा सीपीयू लेने के लिए। तो इस तरह से हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाता है, तो आपको करना ये है कि 0 साथ में 24 और 27 को आपको सम कर देना है और जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उसे डिवाइड कर देना है। फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है, सो डिवाइड बाई 3 और जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज वेटिंग टाइम कहलाएगा यूनिट्स। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो हमारा होता है, तो आंसर आया 17, यहाँ सॉल्व किया हुआ है पहले से ही, तो आंसर आया 17, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है 17। जब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कब प्रोसेस रेडी क्यू में आया और कब सिस्टम से टर्मिनेट होकर बाहर गया। तो इन बिटवीन का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो दोस्तों इसी के साथ हम FCFS का एक और वर्जन चेक करते हैं। हमने अब क्या किया, हमने जो प्रोसेसेस थी उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहले P1, P2, P3 था और हम सीक्वेंस लेके चल रहे हैं P2, P3 एंड P1। तो देखिए क्या हुआ कि हमने सबसे पहले P2 का लोकेट किया तो 0 पे लोट हुआ और CPU चला 3 यूनिट के लिए, फिर P3 को मिल गया 3 पर और 3 यूनिट चला, फिर P1 को मिल गया 24 यूनिट्स के लिए, चला 30 पे ख़त्म हुआ। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो आता है 3। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जब पहली प्रोसेस बहुत बड़ी थी तो वो हो सकता है कि बाकी वाली प्रोसेस के लिए जिनको छोटा छोटा रन करना था CPU के साथ, उनके लिए वेटिंग टाइम बहुत हायर हो सकता है। तो सीक्वेंस चेंज करने पर हमारे FCFS का शेड्यूल चेंज हो गया, हमारा वेटिंग टाइम चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नाम आप पढ़ पा रहे हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये एक ड्रॉबैक है FCFS का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। और कॉन्वॉय इफेक्ट बोलता है कि ऑल द अदर प्रोसेसेस वेट फॉर द वन बिग प्रोसेस टू गेट ऑफ द CPU. दिस इफेक्ट रिजल्ट इन लोअर CPU and device utilization that might be possible if the shorter process were allowed to go first.
इसका मतलब है कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी बड़ी प्रोसेस को रन करा रहे हैं शुरुआत में, तो वो उन छोटी प्रोसेस को जिनके लिए सीपीयू बर्स्ट टाइम बहुत ही कम था, उनको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी कम होता है और डिवाइस का यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है। अगर हम शॉर्टर प्रोसेस को पहले अलाउ करते तो हमारे लिए आसान होता और हमारा सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज हो पाता। तो दोस्तों, बेनिफिट ऑफ FCFS इज maximum CPU utilization and best suitable for batch processing. The drawback of FCFS is convoy effect. So drawback of FCFS is convoy effect. The next scheduling we are moving to is shortest job. In shortest job first, जो हमारी पास नेक्स्ट शेड्यूलिंग है, उसमें हमारे पास जो सबसे छोटा जॉब होता है उससे हम सबसे पहले CPU अलोकेट करते हैं। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि कब छोटा जॉब आने वाला है और कब नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले से तैयारी करके बैठे और हम बोल रहे हैं कि भाई जो भी सबसे छोटा जॉब होगा उसको पहले अलोकेट कर दो, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि CPU में या सिस्टम में किस वक्त कितनी प्रोसेस क्रिएट होने वाली है, कौन सी प्रोसेस कब बंद होने वाली है। आज आप नहीं बता सकते कि मैं थोड़ी देर में अपने सिस्टम पर VLC मीडिया प्लेयर चलाने वाला हूं या नहीं। मुझे भी नहीं मालूम कि मैं 10 मिनट बाद क्या करने वाला हूं, तो CPU और सिस्टम को कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए यही एक प्रॉब्लम है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की, कि हमें नेक्स्ट CPU बर्स्ट का प्रायरली मालूम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक हाइपोथेटिकल एल्गोरिथम भी है। दूसरी बात हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर दो केस होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जब हम बोलते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, तो इसका मतलब है कि हम नॉन प्रिमिटिव केस की बात कर रहे हैं, और जब हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसका मतलब है कि हम उस वक्त एक उस प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं जो कि प्रिमिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि हमें फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का। तो दोस्तों, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिथम है, इसके बेनिफिट भी हैं। तो पहला बेनिफिट जो है इसका वो ये है कि हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलता है। दूसरा बेनिफिट है कि हमें मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिलता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के साथ। और जो इसका ड्रॉबैक है या जो इसका प्रॉब्लम है वो ये है कि इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हमें नहीं मालूम कि हम नेक्स्ट CPU बर्स्ट का लेंथ कैसे मालूम करें। फिलहाल को हम यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। सभी का अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है, सभी का वर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है। तो जब हम नॉन प्रिमिटिव केस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिस्टम में जो प्रोसेस थी वो P1 थी। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई एट टाइम टू इक्वल टू 0 हमारे पास कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है। तो मालूम चला कि भाई एट T इक्वल टू 0 हमारे पास P1 अवेलेबल है। तो हमने P1 को सिस्टम में लोड कर दिया, और जैसे सिस्टम में लोड किया, और मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव में हम सिस्टम को होल्ड पे नहीं डाल सकते, हम प्रोसेस से वापस रिसोर्स नहीं छीन सकते। तो P1 हमारा अलोकेट हुआ। अब ये पूरा CPU बर्स्ट टाइम रन करेगा। तो इसने 7 यूनिट तक चला। अब इसके बाद हमने वापस चेक किया कि भाई T इक्वल टू 7 पर हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है। मालूम चला अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही अवेलेबल है, क्योंकि मैक्सिमम अराइवल टाइम हमारा 5 था। तो इसका मतलब अब हमें प्रोसेसेस को सेट करना है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की टर्म पे। तो हमने देखा कि मिनिमम जो टाइम चाहिए CPU का वो चाहिए P3 को। तो हमने सबसे पहले P3 को अलोकेट किया। फिर हमने बोला उसके बाद हमारे पास P2 और P4 करके दो ऑप्शन है। दोस्तों, जब भी आपके पास कन्फ्यूजन है कि P2 लें या P4 लें, क्योंकि P2 भी 4 बोल रहा है CPU बर्स्ट टाइम, P4 भी 4 बोल रहा है, शेड्यूलिंग बोलती है कि भाई जिसका भी शॉर्टेस्ट जॉब है उसको रन कराओ, दोनों का इक्वल है। तो उस केस में हमें FCFS इंप्लीमेंट कर देना है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो हमें P2 को यहाँ पर रन करा देना है, P2 4 यूनिट चलेगा और P4 उसके बाद 4 यूनिट चलेगा। किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जब भी आप फंस रहे हैं, ध्यान रखिए जिस वक्त आप फंस जाएं आपको वहाँ पर FCFS इंप्लीमेंट कर देना है। तो दोस्तों, ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव SJF का एग्जाम्पल। अब हम बढ़ रहे हैं प्रिमिटिव SJF की तरफ। तो प्रिमिटिव SJF में हम प्रोसेसेस को प्रिम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव SJF का हमारे पास केस सामने आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से वही 4 प्रोसेस है। चारों प्रोसेस का हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है और वर्स्ट टाइम गिवन है। तो हमने सबसे पहले मालूम किया, ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिमिटिव केस सॉल्व कर रहे हैं SJF का, जिसे हम बोलते हैं SRTF भी बोला जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जब भी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उस जगह पर इंस्टेंटली सेट करना है, हर इंस्टेंट पर चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे एट T इक्वल टू 0 से। तो हमने क्वेश्चन यहाँ खुद से पूछना है
कि भाई t इक्वल टू 0 पर सिस्टम में कितनी प्रोसेस है, जवाब आया सिर्फ P1। तो हमने बोला P1 को अलोकेट कर दो। P1 को जैसे ही हमने 1 यूनिट चलाया तो हम पहुंचे t इक्वल टू 1 पर। हमें फिर से चेक करना है और पूछना है कि भाई t इक्वल टू 1 पर सिस्टम में कितनी प्रोसेस है, जवाब आया सर P1 और P2 दो प्रोसेस आपकी नहीं, अभी तक तो सिर्फ हमारे पास P1 ही अवेलेबल है, तो जवाब आया सिर्फ P1। तो हमने बोला P1 को और चलाओ, तो हमने P1 को यहाँ 2 यूनिट चला दिया, तो ये बच गया है 5 यूनिट। इसके बाद फिर से हमने t इक्वल टू पे पूछा कि भाई हमारे पास t इक्वल टू 2 पर कितनी प्रोसेस अवेलेबल हैं, जवाब मिला सर 2 प्रोसेस अवेलेबल हैं, P1 एंड P2। तो बोला भाई दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, तो मालूम चला बर्स्ट टाइम 4 और 5 में शॉर्टेस्ट तो 4 होता है, तो भाई P2 को रन कराओ। तो हमने इस जगह पर प्रिम्प्ट कर दिया P1 को और P2 को CPU पकड़ा दिया और P2 ने अपना काम करना शुरू किया। जब P2 ने अपना काम करना शुरू किया तो हमने P2 से थोड़ी देर बाद पूछा 3 यूनिट पर t इक्वल टू 3 पर कि भाई t इक्वल टू 3 हमारे पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है, जवाब मिला t इक्वल टू 3 पर आपके पास P1 और P2 ही अवेलेबल है। फिर पूछा भाई दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, मालूम चला P2 2 यूनिट चल चुका है, P1 आपका 2 यूनिट चल चुका है, तो 2 और 5 में से बचा कितना था 2 और वहाँ बचा 5, तो 2 और 5 में से शॉर्टेस्ट कौन है 2, तो P2 को कंटिन्यू करने दो। तो हमने P2 को कंटिन्यू किया। अब हम पहुंचे t इक्वल टू 4 पर। अब फिर से क्वेश्चन भाई t इक्वल टू 4 पर हमारे पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है, मालूम चला सर आपके पास अब P1 P2 और P3 3 प्रोसेस अवेलेबल है, तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, जवाब मिला सर आपके पास शॉर्टेस्ट है P3। तो हमने P3 को सिस्टम देना पड़ा और P3 ने अपना CPU बर्स्ट कंप्लीट किया 1 यूनिट का। इसके बाद अब आए हम t इक्वल टू 5 पर और पूछा कि भाई फिर से हमारे पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है, जवाब मिला सर P3 को छोड़ करके सारी अवेलेबल है क्योंकि P3 टर्मिनेट हो चुकी है। तो P1 P2 और P4 तीनों प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, तो इन्हें रन करा देना चाहिए। रन कराने के लिए हम आगे बढ़े, पूछा सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, मालूम चल रहा है कि शॉर्टेस्ट में अगर हम बात करें तो P4 को सिर्फ 4 यूनिट चलना है, P2 को सिर्फ 2 यूनिट चलना है और P5 को सिर्फ 5 यूनिट चलना है। शॉर्टेस्ट है P2 तो हमने P2 को अलोकेट किया। उसके बाद शॉर्टेस्ट है P4 तो हमने P4 को अलोकेट किया। उसके बाद है शॉर्टेस्ट P1 तो हमने P1 को अलोकेट किया और इस तरह से हम सबको अलोकेट करते गए और हमारा काम हो गया। तो इस तरह से हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को रन कराते हैं। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम का जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जितना भी टाइम हमें वेट करना पड़ रहा है उसे नोट करना पड़ेगा। तो हमने P1 का वेटिंग टाइम पूछा तो मालूम चला भाई P1 सिस्टम में आया था 0 पर और P1 को CPU मिला 0 पर। इसके बाद P1 को कहीं भी वेट नहीं करना पड़ा, यहाँ 2 यूनिट पर रुकना पड़ा और इसके बाद 11 यूनिट पर P1 को CPU मिला। तो सबसे पहले 0 पर आया था, 0 यूनिट पर CPU मिला तो वेटिंग टाइम हो गया 0। इसके बाद 2 यूनिट पर इसने सिस्टम को छोड़ा और इसको वापस मिला 11 पर, तो ये हो गया 11 माइनस 2, इसका मतलब 9 यूनिट इसको फिर से वेट करना पड़ा। तो P1 का वेटिंग टाइम है 9, इसलिए यहाँ 9 लिखा हुआ है। फिर P2 का वेटिंग टाइम, P2 आया 2 पर और P2 को CPU मिला 2 पर, लेकिन 4 के बाद 5 पर फिर से इसको वेट करना पड़ा, यानी 1 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा P2 को, तो इसलिए बन गया 1। फिर P3 की बात करते हैं, P3 आया था 4 पर और इसको CPU मिला 4 पर, कहीं भी वेट नहीं करना पड़ा इसके बाद, इसलिए इसका वेटिंग टाइम हो गया 0। और P4 आया था 5 पर और इसको मिला CPU, P4 को CPU मिला 7 पर, तो वेट करना पड़ा 2 यूनिट। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई 9 + 1 + 0 + 2 डिवाइड बाई 4 = 3, ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कहलाएगा। इसी में अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहते हैं तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस वक्त को निकालना होगा जो उसके रेडी क्यू में जाने से उसके सिस्टम छोड़ने तक का वक्त था। तो P1 का जो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलेगा वो होगा, P1 सिस्टम में आया था 0 पर और सिस्टम को इसने छोड़ा हमारे यहाँ से 16 पर, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 16। P2 हमारा सिस्टम में आया था 2 पर और इसने सिस्टम को रिलीज़ किया 7 पर, तो हमारा वेटिंग जो हमारा टर्न अराउंड टाइम था वो हो गया 7 - 2 = 5। जब हम बात कर रहे हैं P3 की, तो P3 सिस्टम में आया था 4 यूनिट पर और इसने सिस्टम को रिलीज़ किया 5 यूनिट पर, तो इसका मतलब इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 5 - 4 = 1। और P4 जो हमारा है, P4 हमारे सिस्टम में आया था 5 यूनिट पर और इसने सिस्टम को रिलीज़ किया 11 पर, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 11 - 5 = 6। इन सभी नंबर्स को हम सम कर देंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना आ गया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में या फिर कैलकुलेशंस के जो हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आती हैं।
इसलिए आपको इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की तरफ। द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वी आर एसोसिएटिंग अ प्रायोरिटी with each process, like lower the number of integer, higher is the priority is the theme. And again there are two choices, यहाँ फिर से दो choices हैं, नॉन प्रिम्प्टिव एंड प्रिम्प्टिव। प्रिम्प्टिव में हम प्रिम्प्ट कर सकते हैं और नॉन प्रिम्प्टिव में हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। तो देखिए एक प्रायोरिटी का एग्जांपल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 प्रोसेस है, P1 P2 P3 एंड P4। और आप देखिए 0 प्रायोरिटी है P1 की, P2 की प्रायोरिटी है 1, P3 की है 2, P4 की है 3। वर्स्ट टाइम P1 का है 10 और P2 का मिस हो गया है मुझसे, ये है 6। इसके बाद P3 का जो वर्स्ट टाइम है वो है हमारा 2 और P4 का जो वर्स्ट टाइम है वो है हमारा 7। और प्रायोरिटी 0 1 2 3 के सीक्वेंस में गिवन है। देखिए क्योंकि ये नॉन प्रिम्प्टिव है इसलिए जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले रन करेगा। तो P1 आया, उसने पूरा 10 मिनट्स रन किया, उसके बाद P2 को CPU मिल गया, उसके बाद P3 को मिल गया, उसके बाद P4 को मिल गया। कोई भी किसी को प्रिम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि नॉन प्रिम्प्टिव है। दूसरा प्रायोरिटी वाइज पे हम काम कर रहे हैं। P1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट थी इसलिए P1 सबसे पहले रन हुआ, उसके बाद P2 की थी इसलिए P2 हुआ, फिर P3 हुआ, फिर P4 हुआ। बहुत ही आसान एल्गोरिथम है जब हम नॉन प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी की बात करते हैं। और हम जाने वाले हैं प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी केस पर। इन प्रिम्प्टिव केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमें वहाँ पर अराइवल टाइम भी मिलेगा। अब हमें फिर से वही करना है जो हमने SRTF में किया था। हमें हर अराइवल टाइम पर चेक करना होगा कि कितनी प्रोसेस हमारे पास हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रायोरिटी से। तो प्रायोरिटी फिर से P1 P2 P3 P4 के सीक्वेंस में है। हाईएस्ट प्रायोरिटी P1 की है लेकिन अराइवल टाइम P1 का 2 है। क्योंकि P1 का अराइवल टाइम 2 है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि t=0 हमारे पास सिस्टम में कौन अवेलेबल है। जवाब मिला सिर्फ P3 अवेलेबल है। P3 अवेलेबल है इसलिए P3 रन करेगा अपने वर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। P3 1 यूनिट चला। फिर से हमें t=1 पर चेक करना है क्या हमारे पास कोई और जॉब अवेलेबल है। आंसर मिला हाँ भाई हाँ, हमारे पास P1 P3 के साथ साथ P2 भी आ चुका है। लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी P3 की और P1 की P2 की प्रायोरिटी हमने चेक किया तो P2 की प्रायोरिटी हमारी 1 थी और P3 की प्रायोरिटी हमारी 2 थी। तो P2 ने P3 को प्रिम्प्ट कर दिया क्योंकि हायर प्रायोरिटी जॉब विल प्रिम्प्ट द लोअर प्रायोरिटी जॉब। तो यहाँ पर P2 अलोकेट हो गया। P2 ने अपना काम शुरू किया। t=3 पर फिर से हमने चेक किया। चेक करने के बाद पूछा क्या हमारे पास कोई और प्रोसेस अवेलेबल है। मालूम चला कि P4 भी आ चुका है। अब हमारे पास 3 प्रोसेस अवेलेबल हैं, P2 P3 एंड P4। तो हमने देखा कि तीनों में से कौन सा हमारे t=2 पर हमारे पास वापस से हमने चेक किया कि t=2 पर हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है। आंसर मिला हमारे पास P1 अवेलेबल है, हमारे पास P2 अवेलेबल है, हमारे पास P3 भी अवेलेबल है। तो तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, बोले P1 की। तो हमें P1 को CPU देना होगा तो हमने P1 को CPU अलोकेट कर दिया। अब क्योंकि P1 इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए हम P1 को बिल्कुल प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। हाईएस्ट प्रायोरिटी 0 थी तो P1 अपना पूरा रन करेगा। P1 ने पूरा 10 यूनिट रन किया, उसके बाद वापस चेक किया। अब सारी प्रोसेस सिस्टम के अंदर हैं तो इनमें से अब प्रायोरिटी बेस पर बात करनी होगी। प्रायोरिटी जब हम चेक करने बैठे तो मालूम चला कि P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है P1 के बाद, फिर P3 की और फिर P4 की। तो हमने उसी सीक्वेंस में उसे अलोकेट कर दिया। तो इस तरह से हम प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी को काम में लेते हैं और प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में काम करते हैं। अब जब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो ड्रॉबैक है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन एक कंसेप्ट है जिसका कहना ये है क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा कि हमारी जो P1 था जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट थी तो उसने अपना पूरा का पूरा CPU वर्स्ट रन किया। तो इसका मतलब अगर कोई हायर प्रायोरिटी जॉब, अगर एक बंच ऑफ हायर प्रायोरिटी जॉब्स है तो सिस्टम में एंट्री ले चुका है तो पहले वो रन करेंगे और उसके बाद लोअर प्रायोरिटी जॉब करेंगे। अगर 1000 ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं और उन 1000 ऑफ प्रोसेसेस में से मान लेते हैं कि 67 प्रोसेसेस हमारी हायर प्रायोरिटी जॉब पर हैं तो जो हमारी 68 थी या उसके बाद की होंगी वो लो प्रायोरिटी जॉब्स को एक इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन को हिंदी में भुखमरी भी बोला जाता है, यानी कि हमारी वो प्रोसेसेस जिनके पास लोअर प्रायोरिटी है उनकी भुखमरी की स्थिति आ सकती है। इसका सॉल्यूशन जो निकाला उससे हमने बोला एजिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है स्टारवेशन और सॉल्यूशन है एजिंग। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब एजिंग में हम क्या करते हैं कि जो लो प्रायोरिटी जॉब थी उनको एक टाइम यूनिट के बाद मान लेते हैं कि हमने बोल दिया 100 मिनट या 100 मिली सेकेंड या 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के बाद लो प्रायोरिटी जॉब की प्रायोरिटी को हम +1 कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एक फैक्टर से, जिससे कि
धीरे धीरे करके वो भी हायर प्रायोरिटी जॉब की रेस में शामिल हो सकें और अल्टीमेटली अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट शेड्यूलिंग जिस पर हम जाने वाले हैं उस शेड्यूलिंग का नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है हमारी टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में काम आती है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, एक टाइम क्वांटम लेते हैं और हर प्रोसेस को बोलते हैं कि भाई आपके पास इतना टाइम यूनिट है, इस टाइम यूनिट में ही आपको रन करना पड़ेगा। तो हमने उसका एग्जांपल देखा इस तरह से। तो प्रोसेस थी P1, P2, P3, P4, सारी प्रोसेसेस CPU के लिए बराबर हैं। मान लेते हैं टाइम यूनिट यहाँ पर हमने लिया, क्वांटम लिया टाइम का, वो लिया 20। तो P1 20 यूनिट काम करेगी, उसके बाद B2 आ जाएगी, फिर P3 आ जाएगी, फिर P4 आ जाएगी। अगर कोई प्रोसेस 20 यूनिट से कम है तो जितने यूनिट की वो है उतना यूनिट ही काम करेगी। जैसे कि यहाँ पर P2 का टाइम यूनिट 17 ही रिक्वायर्ड है, तो 17 के बाद अगली प्रोसेस के लिए 20 जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम P2 के लिए 20 पूरा का पूरा अलोकेट करें जबकि उसको चाहिए ही नहीं। तो इसे हम बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। आप आराम से चेक कर सकते हैं। हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जब हम बात करते हैं राउंड रॉबिन की, तो राउंड रॉबिन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। राउंड रॉबिन हमारा FCFS का प्रिमिटिव केस है। जो स्पेशल केस होता है FCFS का प्रिमिटिव केस, वो हमारा राउंड रॉबिन कहलाता है। राउंड रॉबिन के साथ जो इशू है ये है टाइम क्वांटम। अगर टाइम क्वांटम हमने बहुत छोटा ले लिया तो हमारी प्रोसेसेस को बार बार स्विच करना पड़ेगा। जो हमने टाइम क्वांटम 20 लिया, अगर हम इसको 1 लेते हैं तो क्या होगा, P1, P2, P3, P4 हर एक यूनिट के बाद स्विच होगा हमारा CPU। इसमें हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है जो कि प्योरली ओवरहेड है, इसलिए हम टाइम क्वांटम बहुत छोटा नहीं ले सकते। तो क्या हम बहुत बड़ा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने टाइम क्वांटम यहाँ पे 100 कर दिया, 53 कर लेते P1 के हिसाब से, तो जब तक P1 कंप्लीट नहीं होता बाकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाती। इसका मतलब कॉन्वॉय इफेक्ट जनरेट होता। तो इसलिए हमें टाइम क्वांटम को भी बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, उसी के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली शेड्यूलिंग जो है वो है हमारी मल्टी लेवल क्यू। तो फ्रेंड्स मल्टी लेवल क्यू के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की क्यूज होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर सिस्टम प्रोसेस क्यू है, हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यू है, हमारे पास इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस क्यू है, बैच प्रोसेस क्यू है, स्टूडेंट प्रोसेस क्यू यानी कि यूजर प्रोसेस क्यू है। ऊपर से नीचे की तरफ हमारी हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी की सीक्वेंस में क्यूज होती हैं। जब भी हमारे पास प्रोसेस आती है तो हम उसका टाइप देख करके उसे अलोकेट कर देते हैं उस क्यू के अंदर, वो उसको एग्जीक्यूट करती है और फाइनली हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर CPU को यूज़ करके बाहर निकल जाती है। द नेक्स्ट टाइप इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है दोस्तों कि हमें टाइम क्वांटम गिवन होते हैं और हमें अपनी प्रोसेसेस को उन टाइम क्वांटम में रन कराना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टाइम क्वांटम मान लेते हैं कोई प्रोसेस है जिसको रन करने के लिए CPU बर्स्ट टाइम ओनली 4 रिक्वायर्ड है, तो वो सिस्टम में यहाँ से एंट्री लेगी और एंट्री लेने के बाद वो अपना 8 यूनिट उसके पास टाइम क्वांटम अवेलेबल है, उसको सिर्फ 4 चाहिए, वो रन करेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि 40 यूनिट चलना है तो वो अपना 8 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम करेगी। 8 यूनिट के बाद अभी भी 32 बचता है तो वो आगे चलेगी और आगे जाकर नेक्स्ट क्यू में ट्रांसफर हो जाएगी। इस क्यू में उसका टाइम क्वांटम 16 है, फिर भी उसके बाद 16 बच गया तो वो फिर अगली FCFS क्यू में जाएगी और फाइनली यहाँ पर रेडी क्यू में FCFS सीक्वेंस में सेट होकर के CPU को अलोकेट होगी और उसके बाद CPU उसको प्रोसेस कर देगा। तो दोस्तों हमने आज जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी उन सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर 2 केस होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। साथ के साथ जो हमने दूसरी बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि हमें हर शेड्यूलिंग के अंदर एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम निकालना आना चाहिए, क्योंकि कभी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की जो शेड्यूलिंग हम पढ़ रहे हैं, इस शेड्यूलिंग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना 100% ट्रू है और 100% आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कीजिए, आप इस वीडियो पर पोस्ट कीजिए, मैं उस डाउट को आपके लिए सॉल्व करूंगा। कोशिश करेंगे कि अगर डाउट्स ज़्यादा होंगे तो हम एक लाइव सेशन रख करके उन डाउट्स को हैंडल करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। प्लीज़ शेयर विद योर कनेक्शंस एंड सब्सक्राइब इट सो दैट इट विल मोटिवेट अस। हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है जब हमारे चैनल्स के व्यूज़ बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए इस मिशन को आगे बढ़ाने में। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते रहेंगे और कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।